वो किस तरह बाहर ऑफशोर फंडिंग करती है, इन्वेस्ट करती है, वो पैसे वापस कैसे आते हैं, तो ये सारा का इंक्वायरी मॉनिटरिंग सेबी करती है। और सेबी चेयरपर्सन अगर खुद इसमें डीलिंग करने लगे तो इससे बड़ा अनर्थ हो नहीं सकता। और ऐसे में ये पता चला है इसके इस समय कि माधवी बुच ने इसमें खुद ट्रेडिंग की है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब 2023 में एक्सपर्ट कमेटी ये जांच कर रही थी तब भी वो थी, तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में या तो कमेटी के सामने बताया नहीं था कि मेरी भी एक कंपनी थी, अगोरा कंपनी, जो बाहर थी, और वो कंपनी वहां से जो मेरा जितना इन्वेस्टमेंट था मैंने अपने पति धवल बुच को दे दिया था, और मैं उस कंपनी का जितना भी शेयर स्टॉक एक्सचेंज था, अरे स्टॉक्स था, सिक्योरिटीज, वो मेरे हस्बैंड को दे दिया था। ये सिर्फ बताने की बात थी, क्योंकि वो सारा जो कंपनीज का इन्वेस्टमेंट था वो विनोद अदानी का था, वो भी एक अदानी ग्रुप का उनका भाई है। तो ये बात बहुत अहम बात होती है जो उन्होंने ना तो समझा उचित कि मैं सुप्रीम कोर्ट को बताऊं कि मैं पहले इसमें इन्वॉल्व थी तो थी, उनका स्टॉक था, उन्होंने ये सारी सेविंग्स विनोद अदानी के कंपनी में जो अदानी ग्रुप के हैं उनके वहाँ उन्होंने इन्वेस्ट किया था, सिक्योरिटीज वहाँ की है, और उन्होंने अपने हस्बैंड को दे दिया था। वो अगोरा कंपनी है, वो बहुत डिटेल में मैं जाना नहीं चाहती, दो कंपनीज है। मैं ये सिर्फ बताना चाहती हूँ कि आप अगर इतनी बड़ी सेबी की चेयरपर्सन हो, पूरे मार्केट इंडिया के सिक्योरिटीज एक्सचेंज मार्केट का आप अगर मॉनिटरिंग कर रही हो, मार्केट रेगुलेटर हो, ऐसी बड़ी पोस्ट पे हो जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, और गवर्नमेंट आज चुप है कि भाई आपने ये सब बताने का उचित नहीं समझा, इतने सारे मिलियंस ऑफ रुपीस आपने वहां इस कंपनी में आपने डाले, वो अदानी की कंपनी थी, और उसी अदानी कंपनी का आप मॉनिटर कर रही हो या इन्वेस्टिगेट कर रही हो, तो आपने ये चुप्पी क्यों साधी? और इस चुप्पी साधने की वजह से आपका रोल क्या है, आपने कौन सा पार्ट इसमें आपने ये क्या किया है, आपका काम क्या है, ये आप दुनिया को या देश को बता दो और आप इस पद से एकदम से उतर जाओ। गवर्नमेंट चुप है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चुप है। वो हमेशा चुप रहते हैं, कभी बोलते नहीं है। बाकी उन्होंने शायद ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है उनको सेबी के चेयरमैन बनाने में। जब वो सेबी के चेयरमैन बन गई, इमीडिएटली उसके बाद हमारे पास रिकॉर्ड भी है, आपको ये नोट सर्कुलेट कर देंगे कि 2 बार गौतम अडानी उनको मिलने गए थे, और मिलने के बाद ये सारी बातें अगर वो बता देते सुप्रीम कोर्ट में, जब वो एक्सपर्ट कमेटी थी, कि मेरा इतना रोल है, मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती हूँ, मैं मॉनिटर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इसका एक पार्ट हूँ। वो नहीं बताया, उन्होंने उचित नहीं समझा, और आज भी वो पद पे बनी रही है। मुझे लगता है कि हमने ये आवाज उठाई कि उनको ये पद से इमीडिएटली उतार देना चाहिए, पर गवर्नमेंट ऐसा कर नहीं रही है। गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करेगी तो हमको लगता नहीं है कि हमें उसमें फेथ होगा। तो इसकी वजह से ये गवर्नमेंट, इनका पद, इतनी बड़ी संस्था है सेबी जैसी और अदानी जैसा ग्रुप और इतना सारा सिक्योरिटीज, तो इसकी वजह से लगता है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये सारी टेक्निकलिटीज, ये सारे प्लेयर्स, ऑफशोर फंडिंग, और वहां से वो पैसा वापस आता है जिसको राउंड ट्रिपिंग बोलते हैं। तो ऑफशोर फंडिंग उनका कितना था उस टाइम जब था, तो उन्होंने बताया क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट को इसकी नोंद लेनी चाहिए, ये बताना चाहिए। दूसरा, ये टैक्स हेवन पे जाके कितनी ऐसी कंपनीज में उन्होंने ऐसा किया है, और अदानी ग्रुप के साथ इनका कितना मिला जुला है। तो ये सारी बातें बाहर तब आएगी जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होगी और गवर्नमेंट का उसमें हाथ नहीं होगा। ये सारी कमेटी मेंबर्स इसकी जांच करेंगे और एक बाहर रिपोर्ट आएगी कि ये क्या नेक्सस है। 1992 से सेबी है, आज तक सेबी में ऐसा कभी बाहर नहीं आया है बुरा फ्रॉड, और ऐसी कोई चेयरपर्सन भी नहीं आए हैं जिन्होंने खुद ने इसमें पार्ट लिया है और खुद ने इतना ऐसा काम किया है।
तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो एक मॉरल ग्राउंड पे, एक नैतिक ग्राउंड पे उसे आज ही इस्तीफा दे के नीचे उतर जाना चाहिए। और अगर सब कुछ ठीक है तो बता देना चाहिए कि उनका रिलेशनशिप अदानी ग्रुप के साथ क्या है, उनका इन्वेस्टमेंट ये कितना है, कब किया था, और जब किया था तब जब चल रही थी कमेटी तो उनने चुप्पी क्यों साधी। एक सिंपल एग्जांपल दे दो, अगर कोई आम नागरिक होता और उन्होंने पार्ट लिया होता कोई ट्रांजैक्शन में, अब उसी ट्रांजैक्शन का अगर कोई कमेटी या तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन या तो कोई और एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करती होती और वो आदमी चुप रहता, तो क्या उस पर कंटेम्प्ट इश्यू नहीं होता? पुलिस या कोर्ट ऐसा नहीं कहती कि भाई आपका तो इतना बड़ा रोल है और अब चुप्पी साध के बैठे हैं और अब हमारे ध्यान पे आया है तो आप अभी के अभी आप पे हम कार्यवाही करेंगे। तो ये मसला है। उन्हें आज ही पहले तो इस्तीफा देके उतर जाना चाहिए पद पे से। और हमें जेपीसी की हम इसलिए मांग कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी करेंगे, बाहर भी करेंगे, और विपक्ष सारा कहता है कि आप चुप्पी तोड़ो। प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि आप इतने चुप क्यों, और जब भी कोई इतनी बड़ी बात आती है तो आप चुप क्यों हो जाते हो? आपके दोस्त हैं इसलिए आप चुप हो। और मुझे लगता है अगर आप गवर्नेंस की बात करते हो, आप ऐसा कहते हो कि भाई दुनिया में इंडिया विश्व गुरु बन जाएंगे, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, इंटरनल अफेयर्स आपके अगर आप साफ सुथरे नहीं रख सकते हो तो एक इंटरनेशनल एजेंसी आपका ध्यान रख रही है। एक इंटरनेशनल एजेंसी विच इज अ रिसर्च एजेंसी जो सारे सिक्योरिटीज का शॉर्ट सेलिंग करती है, इनके पास डेटा है। बिना डेटा कोई एजेंसी ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे रिपोर्ट्स नहीं निकालती है। तो अगर छोड़ो, अगर आपको ये रिपोर्ट नहीं मानना है तो मत मानो, पर कम से कम व्हाट इज द रोल, सेबी के चेयरपर्सन का इसमें क्या रोल है? और अगर एक पर्सन जिसका हाथ ही उसी रेगुलेशन में है, उसी ट्रांजैक्शन में है, वो उसी ट्रांजैक्शन को कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकती है? ये तो ऐसी बात हुई कि 3 लोग क्राइम कर रहे हैं और एक जो क्राइम करने वाला है उसको बोलते हैं कि आप दोनों जिसने क्राइम किया है उसकी तपास करो, और वो तीसरा चुप बैठ के कहते हैं अच्छा मैं कर देता हूं। तो ये बात है आम जनता को, इट्स अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज इज नॉट अ सब्जेक्ट विच टचेस एवरीबॉडी डेफिनेटली, पर मार्केट तो टच करता है लोगों को जो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, जो आपके भरोसा करते हैं, जो सेबी को मानते हैं कि मार्केट रेगुलेटर बहुत ईमानदार है, अच्छा है, केपेबल है और देश के स्टॉक इन्वेस्टर का ध्यान रखेगा, चाहे कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, उनका आप कॉन्फिडेंस लो कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि नैतिक हिम्मत होनी चाहिए कि पहले तो खुद राजीनामा दे देना चाहिए, वरना गवर्नमेंट को उनको उतार देना चाहिए। इतनी मांग है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, जेपीसी की, जो हालांकि इस सरकार ने कई मुद्दों पे मांगने पर भी कई मुद्दों पर दी नहीं है। बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर कि हम बहुत अच्छी गवर्नेंस दे रहे हैं, कम गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, ये बातें आपको रिसर्च पेपर्स में मिलेगी। आप अगर निकाल के देखेंगे, लेस गवर्नमेंट एंड मोर गवर्नेंस का मॉडल होना चाहिए। तो ये शब्द उठाने से आप एक्शन में नहीं ला सकते हैं। तो गवर्नेंस दिख रहा है। पहला तो आप एक देखो, नॉर्थ के स्टेट्स में जो भूस्खलन होती है वहां सबसे ज्यादा एनवायरमेंट का प्रकोप है, उनका आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। जितना ह्यूमनली पॉसिबल है आप एक मानव प्रयत्न करके जो कर सकते हैं वो भी आप बता नहीं रहे हो कि भाई हम कम कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम ये ध्यान रखेंगे, हम ये करेंगे। जान हानि माल हानि होती है, होने दो, अच्छी बात करके आप निकल जाते हो। वायनाड में हुआ, आपको बोला कि इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है तो आप उसको नेशनल डिजास्टर बोल दो। वहां भी गवर्नेंस की बात थी, आपने चक्कर लगा लिया हेलीकॉप्टर में, नीचे देख लिया और आपने नेशनल डिजास्टर, इतनी 100 लोगों से ज्यादा लोग की जान हानि हुई है, कई लोग मिले नहीं है, पैकेज आपने दिया है कि नहीं है। तो ये गवर्नेंस मॉडल जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उनका ही है, क्योंकि वो कहते हैं मैं अकेला हूं, मैं ही कर सकता हूं, मैं अकेले करता हूं सब कुछ। तो ये गवर्नेंस मॉडल का एक बहुत बड़ा फेलियर है, इसलिए कि हर राज्य की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, हर राज्य में अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, हर राज्य में अलग अलग ज्योग्राफी है। तो आप तो सबको एक से ट्रीट करते हो, आपको मन में आता है तो डिफरेंट ट्रीटमेंट करते हो, जिसको जो चाहिए वो मिलता नहीं है।
तो ये गवर्नेंस मॉडल का बहुत बड़ा फेलियर है। दूसरा फेलियर ये है, मैं फेलियर इसलिए बता रही हूं कि इसी फेलियर एक हिस्ट्री है, ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर कोई व्यक्ति को एक आदत पड़ती है तो हम उसको कहते हैं कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, एक हैबिचुअल परफॉर्मर है। तो ये इतने सारे मैं बता रही हूँ फेलियर्स, इसकी वजह से सेबी चेयरमैन को भी नहीं कह रहे, तो इसका रिलेशनशिप क्या है, आप क्यों इनको उतार नहीं रहे हो? आपके दोस्त ने रेकमेंड किया है, आपके दोस्त की कंपनी को इन्वेस्टमेंट चाहिए था, व्हाट इज द इश्यू? तो ये दूसरा स्कैम ये बता रही हूं मैं कि हमारे बच्चे शिक्षा के लिए तड़प रहे हैं, एग्जाम देने के लिए वो कर रहे हैं। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का आपने स्कैम बार देखा, बस एक आदमी को उतार देने के बाद सिस्टम तो चेंज नहीं कर पाए रहे हो, वो कॉन्फिडेंस तो बच्चों में आ नहीं रहा है, पेपर कैंसिल हो जाते हैं। वो टेस्टिंग एजेंसी हर स्टेट पे, नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे कुछ नहीं कर पा रही है, वो चुप है। प्राइम मिनिस्टर कुछ बोल नहीं रही है, एजुकेशन मिनिस्टर तो पता नहीं, उनको जब कहा जाता है वो आके बोलते हैं। व्हाट इज द इश्यू? ये गवर्नेंस फेलियर क्यों है? तीसरी बात, आप पेपर लीक का स्कैम देखो हर स्टेट में, आप इतना समझो, एक बच्चे का माइंडसेट देखो को पूरा साल पढ़ता है, बच्चे के माँ बाप पैसे इकट्ठा करके उसको पढ़ाते हैं कि भाई एग्जाम के लिए तैयारी करो, तुम बाहर मत निकलना, तुम तैयारी करो, ये हम सब कुछ सहन कर लेंगे, वी विल सेव द मनी, हम आपको पढ़ाएंगे। और एग्जाम के दिन पेपर लीक हो जाता है और आप दुनिया भर की बातें करते हो, छोटी से छोटी टेक्निकलिटी, फोन टैपिंग से डेटा निकलवा सकते हो, आप इतना नहीं फाइंड आउट कर सकते हो कि पेपर लीक कैसे हुआ है। तो अपने बच्चों के लिए आपको टाइम नहीं है, आपके बच्चों के लिए स्कैम रोकना, पेपर लीक रोकना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थर्ड गवर्नेंस फेलियर है। फोर्थ गवर्नेंस फेलियर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ विमेन। आज आप देखेंगे डॉक्टर का जो कोलकाता में हुआ, ये साइड में रखते हैं, पर पिछले 10 साल में हाथरस, कठुआ, उन्नाव, क्या हुआ इन सब का? हर बार पब्लिक को रोड पे आना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है कि हमें न्याय दो, हमें न्याय दो। आपकी सिस्टम ऐसी कैसी है? किस जगह कौन सी सिस्टम रखी है कि आप एक सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं दे सकते? और फिर आके आप बताते हो कि हमारे वहाँ महिला आरक्षण है, महिला की सिक्योरिटी है, हमने ये किया वो किया। अरे बच्ची बाहर निकलती है तो वो सोचती है कि मुझे काम पे जाना है, वहां सेफ्टी होगी, माँ बाप को चिंता होती है। तो कार्यस्थल पे भी सेफ्टी नहीं है, वो बाहर निकलती है तो रोड पे भी सेफ्टी नहीं है, वो घर जाती है तो डोमेस्टिक वायलेंस का भी इश्यू है। तो वेयर आर द लॉज एंड वेयर इज द इम्प्लीमेंटेशन? तो कहाँ है आपका गवर्नेंस? विमेन सेफ्टी की बात करते हो, 10 साल से हम बातें सुन रहे हैं, कोई जगह विमेन एंड चाइल्ड कमिश्नर, मिनिस्टर कहाँ है सारे? तो ये सारी बातें गवर्नेंस फेलियर बता रही है। और हर बार प्राइम मिनिस्टर चुप रहते हैं, वो बात नहीं करते, बोलते नहीं है। हालांकि वो जब लाल किले से बोलते हैं वो बिकॉज इट्स अ मोनोलॉग, डायलॉग तो होता नहीं है। आपके साथ तो कभी बात की नहीं है, प्रेस के साथ, किसी और के साथ पता नहीं करते हैं कि बात, पर अकेले भी एक्शन में तो लाना चाहिए कुछ। तो आई थिंक दिस इज अ स्टेप। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को चुप्पी तोड़ के सेबी की जो हेड पर्सन है माधवी बुच को निकाल देना चाहिए, क्योंकि वही अपॉइंटमेंट करते हैं इनकी, और पूछना चाहिए कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था अदानी ग्रुप में और आपका क्या रिलेशन है अदानी ग्रुप से। और ये जो राउंड ट्रिपिंग और ये जो आपने आपकी अगोरा कंपनी है, सारी कंपनीज का आपने सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं बताया, एक्सपर्ट कमेटी को क्यों नहीं बताया? तो ये जो आपने किया है इन एक्शन है। मैं अभी उसको कोई लीगल टर्मिनोलॉजी नहीं दे रही हूं, ये एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है क्योंकि इट्स एन मार्केट रेगुलेटर और सेबी का बहुत इंटरनेशनली भी नाम है और काफी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे वहां सिक्योरिटीज में, दे ट्रस्ट सेबी। और आपने ये ट्रस्ट का मिसयूज किया है, आपको ये बताना जरूरी है। और आपने सारा जो अपने हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफर कर दिया था पूरा सिक्योरिटीज ऑफशोर फॉरेन कंट्री में, उसमें क्या क्या लाभ हुआ है, किसको लाभ हुआ है, बताने की जरूरत है। इसलिए बाहर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। दैट इज द सोल पर्पस ऑफ दिस प्रेस। थैंक यू सो मच। वो रिपोर्ट करती है, ये तो इस देश की अर्थव्यवस्था को दूसरी जो देश का
देखिए, इन्होंने इसको ऐसा ट्विस्ट दिया है, हम ऐसा कहते हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट को जाने दो। नहीं नहीं, साइड में नहीं नहीं, हिंडनबर्ग तो पहले भी था ना, हम तो वो पहले वाले रिपोर्ट का बोल रहे हैं। इस बार पे हम आते हैं, पर पहले ये बताइए, अगर आपको ऐसा लगता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट इंटरनेशनल रिपोर्ट है, तो ऐसा इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रिपोर्ट आती है किसी भी टॉपिक पे जहां आपको सहूलियत होती है तो आप वहां कोट करते हैं कि इंटरनेशनली वर्ल्ड बैंक ने तो ये कहा, IMF ने तो ये कहा, बाहर के एक्सपर्ट को लेके आते हैं और बिठा देते हैं हमारे स्पोक्स पर्सन के साथ कि आप बताइए आपको क्या लगता है कि इंडिया में ऐसा होगा कि नहीं, तब आपको कन्वीनियंट हो जाता है।